स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। ये वीडियो हमारा रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर का सेकंड वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने रेशियो के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था, रेशियो क्या होता है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी रेशियो के रिगार्डिंग में हम लोगों ने सॉल्व किया था। इस वाले वीडियो में हम लोग कंप्लीटली प्रोपोर्शन के ऊपर फोकस करेंगे और प्रोपोर्शन बोलते किसको हैं और प्रोपोर्शन का कैसा क्वेश्चन होता है वो सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर फिर भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं और भी ज़्यादा मोटिवेशन के साथ आप सभी स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूं। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। तो सबसे पहले जो हम लोग को समझना है वो ये कि ये प्रोपोर्शन आखिरकार क्या है। ये जो प्रोपोर्शन है वो क्या है, ठीक है। तो प्रोपोर्शन समझने के लिए सिंपली ये है कि अगर हम लोग को चार क्वांटिटी दिया हुआ रहा, अब मान लीजिए वो चारों क्वांटिटी है ए, बी, सी एंड डी। तो ये जो चार क्वांटिटी दिया हुआ रहा, तो अगर इसका रेशियो निकालेंगे फर्स्ट और सेकंड का और थर्ड और फोर्थ का, तो अगर जो फर्स्ट और सेकंड का रेशियो है वो थर्ड और फोर्थ के रेशियो के बराबर हुआ तो ये क्या कहलाएगा, ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल कहलाएगा, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या कहलाएगा, प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे एक एग्जांपल, ये इसी को अगर हम लोग अच्छी तरीके से समझे तो वो कैसे समझना होगा कि a बाई बी ये हो गया फर्स्ट का और सेकंड का रेशियो, इसी तरह से c बाई डी ये हमारा हो गया थर्ड का और फोर्थ का रेशियो। तो मान लीजिए कि जो a बाई बी का वैल्यू आएगा वो हमारे c बाई डी के क्या हो जाएगा, इक्वल। तो जब ऐसा केस आएगा तो क्या कहेंगे कि a बाई बी जो है वो प्रोपोर्शनल है c बाई डी के। क्लियर है। तो यहां पे क्या कहेंगे, a बाई बी जो है वो प्रोपोर्शनल है c बाई डी के। या फिर यूं कह ले कि a इज टू बी जो है वो प्रोपोर्शनल है c इज टू डी के। तो ये हमारा हो गया प्रोपोर्शनैलिटी, या फिर बोले कि प्रोपोर्शनल किसको बोलते हैं, प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं। क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोपोर्शन। ओके, अब हम लोग यहां से एक चीज और देखते हैं कि क्या हो रहा है, ए डी जब यहां पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो एक और यहाँ पे रिलेशन निकला कि अगर फर्स्ट और फोर्थ टर्म का जो प्रोडक्ट है वो सेकंड और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के बराबर अगर हुआ, फर्स्ट ये हमारा फर्स्ट टर्म था और ये सेकंड टर्म, तो इन दोनों टर्म का जो प्रोडक्ट है वो अगर हमारा ये सेकंड और ये थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के बराबर हुआ तो भी क्या होगा, यहाँ पे एक दूसरे के ये रेशियो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है। तो ये वाला याद रखिएगा, ये वाला समझिए एक छोटा सा फॉर्मूला है जो कि हम लोगों को एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रोपोर्शन का डेफिनेशन समझ लिया कि प्रोपोर्शन किसको कहते हैं। जब भी कोई दो रेशियो एक दूसरे के बराबर हो जाए तो वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग समझते हैं कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन किसको कहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन किसको कहते हैं, उसको समझिए। मान लीजिए हम लोगों को तीन टर्म दिया हुआ है, ए, बी एंड सी, ये तीनों टर्म दिया हुआ है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन तब बोलेंगे जब a इज टू बी, ठीक है, a इज टू बी इज इक्वल टू b इज टू सी होगा। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो हमारा टर्म है वो तीन है। इससे पहले वाले में टर्म हमारा चार था, लेकिन इस वाले में टर्म क्या है, तीन है, ठीक है। वो तीनों टर्म में जब फर्स्ट और सेकंड का रेशियो निकाल रहे हैं एंड एक बार में सेकंड और थर्ड का रेशियो निकाल रहे हैं, तो जब फर्स्ट और सेकंड का रेशियो सेकंड और थर्ड के रेशियो के बराबर हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहलाएगा। इसी तरह से मान लीजिए कि x, y और z ये तीन हम लोगों को टर्म दिया हुआ है, तो x बाई वाई अगर y बाई z के बराबर हो गया, x बाई वाई और y बाई z एक दूसरे के अगर बराबर हो गया तो वो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहलाएगा। क्लियर है। ओके, और यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है कि मान लीजिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ये चेक करने का एक तरीका है कि अगर मिडिल जो हमारा है, मिडिल इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा हो गया मिडिल वाला टर्म, और ये मिडिल वाले टर्म को हम लोग बोलते हैं मीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा बीच वाला जो टर्म है, ये टर्म का अगर स्क्वायर करेंगे और वो अगर फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल हो गया तो वो क्या होगा, वो तीनों टर्म कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होगा। और ये जो बी टर्म है वो बी टर्म को क्या बोलेंगे, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ये अदर टू टर्म्स, ठीक है। इन दोनों टर्म्स का मीन प्रोपोर्शनल क्या है, बी है। तो यहां पे हम लोगों ने ये समझा कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन किसको कहते हैं। ओके, अब जो है हम लोग जो समझने वाले हैं वो इस चैप्टर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कुछ टर्म है, वो कुछ टर्म को हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला जो टर्म है वो क्या है, ऑल्टरनेंडो,
क्लियर है? ये टर्म थोड़ा सा उटपटांग है, लेकिन आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझना होगा, तभी आप ये चैप्टर के जो सम्स है उसको सॉल्व कर पाइएगा। तो सबसे पहला टर्म हम लोगों को समझना है वो क्या है? ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो किसे कहते हैं? मान लीजिए कि चार टर्म ए बी सी डी क्या है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। ABCD जो है हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। इसका क्या मतलब हुआ कि A बाई बी इज इक्वल टू क्या होगा? A बाई बी इज इक्वल टू C बाई डी हो जाएगा। ठीक है, अगर ये क्या है हमारा एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहेगा, या फिर यूं बोले कि ये चारों जो है वो क्या है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो A बाई बी जो है वो C बाई डी के बराबर हो गया। क्लियर है? अब ऑल्टरनेंडो किसको बोलेंगे? तो ऑल्टरनेंडो सिंपली बोल देंगे हम लोग किसको? ऑल्टरनेट कर देंगे कि सी को नीचे ला देंगे और बी को ऊपर लेकर चले जाएंगे, मतलब ए बाई सी कर देंगे इज इक्वल टू बी बाई डी कर देंगे सिंपली। तो ये क्या हो गया हमारा? ये प्रोसेस को बोलेंगे ऑल्टरनेंडो। ये ऐसी एकदम सिंपल है। अगर हम लोग मान लीजिए इसको नीचे करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और इसको ऊपर भेजेंगे तो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये एकदम सिंपल है, ए बाई सी इज इक्वल टू बी बाई डी। क्लियर है? तो इस वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस है और बहुत ईजी है, इसको क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेंडो। अब हम लोग बात करते हैं इन्वर्टेंडो। ये हमारा दूसरा टर्म है। दूसरा टर्म क्या है? इन्वर्टेंडो। ठीक है, नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इन्वर्टेंडो। अब इन्वर्टेंडो जो है वो सिंपली यहाँ पे शुरू वाला जो आप वर्ड देख रहे होंगे, ये जो वर्ड आप लोग देख रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है? इन्वर्ट। इन्वर्ट से ही मतलब समझ में आ रहा है कि हम लोगों को पलट देना है, इन्वर्ट करना है। तो इसमें भी वही सेम है कि ए बी सी डी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, मतलब ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, इस तरह से रहा। तो इन्वर्टेंडो का क्या मतलब हुआ? इन्वर्टेंडो का सिंपली मतलब हुआ कि इसको जो है वो इन्वर्ट कर देंगे, इसको इन्वर्ट कर देंगे। इसका क्या हुआ मतलब कि b बाई ए इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? b बाई ए जो है वो d बाई सी के बराबर हो जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली क्या किया कि इसको जो था वो इन्वर्ट कर दिया। b नीचे था उसको ऊपर भेज दिया, a को नीचे भेज दिया, और d नीचे था उसको ऊपर भेज के c को नीचे भेज दिया। ये हम लोगों ने जो इन्वर्ट किया है यहाँ पे, तो इन्वर्ट हम लोगों ने यूं ही नहीं किया, इसका जो है एक प्रूफ भी है। अब प्रूफ क्या है कि इन दोनों के साथ अब अगर हम लोग एक एक को डिवाइड कर दें, मतलब 1 डिवाइडेड बाई ए बाई बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई सी बाई डी कर दे। ठीक है, अब आप बोलिए कि हम क्यों डिवाइड कर देंगे इसके साथ? तो डिवाइड करेंगे तो कोई यहाँ पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। मान लीजिए हमारा x इज इक्वल टू वाई दिया हुआ है, तो इसको अगर 1 से डिवाइड कर दें, इसको अगर 1 से डिवाइड कर दें और इसको भी 1 से डिवाइड कर दें, तो क्या दोनों में कोई फर्क पड़ा है? यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। अगर 1 से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क यहाँ पे पड़ा है? यहाँ पे 1 से डिवाइड किए हैं तो कोई भी फर्क हम लोगों का पड़ा है? कोई फर्क यहाँ पे नहीं हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं होगा। क्लियर है? तो जब हम लोग इसको 1 से डिवाइड कर देंगे तो ये सिंपली क्या हो जाएगा? यहाँ पे b बाई ए हो जाएगा, और ये जो है वो क्या हो जाएगा? d बाई सी हो जाएगा। तो ये हम लोगों का एक प्रूफ था कि इन्वर्टेंडो जो हम लोग कर रहे हैं वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म है हमारा वो कौन सा टर्म है? वो है कॉम्पोनेंडो। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या है? कॉम्पोनेंडो। अब हम लोग समझते हैं कि कॉम्पोनेंडो आखिरकार किस चीज को बोलते हैं, कौन से प्रोसेस को कॉम्पोनेंडो बोलेंगे। तो इसमें भी सेम हम लोग मान लेते हैं कि ए बाई बी और सी बाई डी जो है प्रोपोर्शनल है। ये जितना भी हम लोग अभी कर रहे हैं, इन्वर्टेंडो, कॉम्पोनेंडो, ऑल्टरनेंडो, जो भी हम लोग किए वो हमेशा किसके साथ होगा? वो हमेशा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के साथ ही होगा। मतलब अगर 4 टर्म हम लोगों को कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में दिया हुआ है तभी ये चीज होगा, या फिर 3 टर्म अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तभी ये चीज होगा, इन्वर्टेंडो, कंपोनेंडो जो भी है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ओके, अब कंपोनेंडो का क्या मतलब हुआ? कंपोनेंडो का ये मतलब हुआ कि अगर हम लोगों को ये दिया हुआ है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई डी। अब आप लोग बोलेंगे कि सर आपने ये क्या किया? तो देखिए ये बहुत ही सिंपल है, इसमें हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस a बाई बी था उसको +1 कर दिया, इज इक्वल टू सी बाई डी था उसको भी +1 कर दिया। अब जब इन दोनों को हम लोगों ने +1 कर दिया, अब भी मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि अगर x इज इक्वल टू वाई रहा और इसमें डिवाइड करें तो इस वाले केस में क्या कर रहे हैं? प्लस कर दे रहे हैं सिर्फ, तो y +1। क्या इसमें कोई चेंजेस आ रहा है? अभी भी तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही है ना, क्योंकि इसमें भी 1 बढ़ाएं और इसमें भी 1 बढ़ाएं। इसी तरह से इसमें +1 किए और इसमें भी +1 कर दिए, तो ओवरऑल कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं हो रहा है। अब जब यहाँ पे नीचे एलसीएम लेंगे तो b आएगा और ये b a के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई डी। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से ये जो हमारा है प्रूव हो गया। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? मतलब a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी दिया हुआ है, तो हम लोग a प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी कर देंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? कॉम्पोनेंडो बोलेंगे। ओके, अब एक और प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं वो समझिए। वो प्रोसेस हमारा है डिवाइडेंडो। ठीक है, डिविडेंडो बोलते हैं इसको, डिविडेंडो।
डिविडेंडो। तो ये डिविडेंडो क्या है, सिंपली यहाँ पे भी a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, मतलब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है हमारा। अब यहाँ पे x y z कुछ भी हो सकता है, क्लियर है। यहाँ पे मैंने सिर्फ वेरिएबल लिया ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो डिविडेंडो में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारा a बाई बी है उसको क्या लिख रहे हैं हम लोग, a माइनस बी लिख दे रहे हैं, डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू सी माइनस डी डिवाइडेड बाई डी लिख रहे हैं। अब अगर मैं पूछूं कि ये कैसे हुआ, तो आप लोग आसानी से इसका जो आंसर है वो आराम से आप बता पाएंगे। वो आंसर क्या है कि सर आपने सिंपली इन दोनों के साथ -1 कर दिया, इसीलिए ये ऐसा आंसर हो गया। तो अगर आपका आंसर ये था तो बिल्कुल आपका आंसर जो है वो करेक्ट था, क्योंकि यहाँ पे जब -1 किए तो a माइनस बी डिवाइडेड बाई बी हो गया इज इक्वल टू सी माइनस डी डिवाइडेड बाई डी हो गया। तो इस वाले प्रोसेस को क्या बोलेंगे, जिसमें हम लोग डिनोमिनेटर को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो उस वाले प्रोसेस को बोलेंगे डिविडेंडो। क्लियर है। अब हम लोगों ने कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो पढ़ लिया। अब हम लोग बात करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो एक साथ, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वो सेपरेट था, एक में कॉम्पोनेंडो पढ़ा, एक में डिविडेंडो पढ़ा। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसको हम लोगों को सॉल्व तभी होगा जब दोनों एक साथ अप्लाई करेंगे, तो दोनों एक साथ अप्लाई कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो a बाई बी इज इक्वल टू क्या है, c बाई डी। वेरी गुड। अब जब इसको हम लोग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी डिवाइडेड बाई c माइनस डी। अब आप बोलिएगा सर कि आपने ये क्या किया, इससे पहले तो आपने सिर्फ a प्लस बी बाई बी किया था, लेकिन इसमें तो पूरा का पूरा चेंज कर दिया, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो देखिए इसको भी सॉल्व करने का, इसको लिखने का भी एक रीजन है, और उसका प्रूफ जो है यहाँ पे मैं बता रहा हूं। तो जब हम लोग इसको कॉम्पोनेंटो कर रहे थे तो क्या हो रहा था, a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई डी, सिंपली हो रहा था। इसी तरह से जब हम लोग यहाँ पे डिविडेंडो कर रहे थे तो क्या हो रहा था, a माइनस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू क्या हो रहा था, c माइनस डी डिवाइडेड बाई डी हो रहा था। आप वीडियो को रिवाइंड करके पीछे देख सकते हैं कि इसको मैंने कैसे किया था। अब यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि इसको इसके साथ डिवाइड कर देंगे, मतलब a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी को हम लोग इसके साथ डिवाइड कर दे रहे हैं, a माइनस बी डिवाइडेड बाई बी। अब आप बोलिएगा ये क्या कर रहे हो सर, तो आप यहाँ पे सिर्फ देखिए कि क्या हो रहा है, उसके बाद आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा। तो c प्लस डी डिवाइडेड बाई क्या है, d, और यहाँ पे हम लोगों को इस तरफ हम लोगों ने a माइनस बी डिवाइडेड बाई बी से डिवाइड किया था, और इस तरफ c माइनस डी डिवाइडेड बाई डी से क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। अब आप बोलिए सर इस वाले केस में आपने दूसरी चीज से डिवाइड किया और इस वाले केस में आपने दूसरी चीज से डिवाइड किया, लेकिन ये दोनों तो एक दूसरे के बराबर है ना मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये इज इक्वल टू ये है ना, दोनों एक दूसरे के बराबर। तो इसीलिए या तो इसको यहाँ लिखें या तो इसको यहाँ लिखें या फिर इसको यहाँ लिखें, दोनों तो बराबर ही है। तो ओवरऑल हम लोगों ने कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं किया। क्लियर है। अब जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड करने से सिंपली ये b ऊपर जाएगा, मतलब a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी इंटू, जब इंटू में आएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से इस वाले केस में क्या होगा, c प्लस डी ऐसे ही रह जाएगा और नीचे d डिवाइड से इंटू करेंगे तो d ऊपर चल जाएगा और नीचे में c माइनस डी आ जाएगा। तो ये b कट गया और ये d कट गया। अब ये ओवरऑल क्या बन गया, अब ये ओवरऑल हमारा बन गया a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी डिवाइडेड बाई c माइनस डी। अब आप लोगों को अगर कभी भी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो आप जब भी लिखेंगे तो आप लोगों को ये पता रहेगा कि आखिरकार ये ऐसा होता क्यों है। अब आप सिर्फ आपको रटना नहीं पड़ेगा कि हाँ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाने के बाद a प्लस बी और a माइनस बी हो जाता है, ये रटना नहीं होगा, क्योंकि अब आप लोगों को पता है कि किस तरह से ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करके a प्लस पी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी डिवाइडेड बाई c माइनस डी होता है। ओके, अब इसको याद करने का एक और सिंपल तरीका है कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। इसी तरह से यहाँ पे भी वही हुआ है कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ये हमारा हो गया कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। तो अब तक जो भी हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला को समझा, ठीक है, फॉर्मूला जो रिलेटेड था हमारा प्रोपोर्शन से वो हम लोगों ने यहाँ पे समझा। क्या था, ऑल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो और कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो दोनों को एक साथ। तो ये अब हम लोगों ने समझ लिया। ये फॉर्मूला आप अच्छे से कॉपी में जो भी फॉर्मूला भी बताया है, चारों फॉर्मूले को कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, जो कि हम लोगों को न्यूमेरिकल जो भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन अभी वो उसमें हेल्प करेगा। क्लियर है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे थ्योरी पोर्शन तो पढ़ लिया, अब हम लोगों को कुछ क्वेश्चन भी तो सॉल्व करना पड़ेगा ताकि आपको क्लियर हो सके कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए जो है सबसे पहला और सबसे इजी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि
3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है एंड 5 6 दिया हुआ है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, और हम लोगों से पूछा गया है कि जो फोर्थ टर्म होगा वो क्या होगा। क्लियर है? ये एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में फोर्थ टर्म मिसिंग है भाई। अब ये फोर्थ टर्म तुम कहीं से भी खोज कर लेकर आओ। अब आप कहां से खोजिएगा? तो सबसे पहले तो आपको ये फोर्थ टर्म का जो है वो कोई नाम रखना पड़ेगा, ठीक है। अब फोर्थ टर्म का जो हम नाम रख रहे हैं, तो वो फोर्थ टर्म का हम नाम रख ले रहे हैं एक्स। लेट एक्स है हमारा फोर्थ टर्म, ठीक है, एक्स भी फोर्थ टर्म। क्लियर है? अब हम लोगों को एक फॉर्मूला जो है, जो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था, वो क्या था कि एडी इज इक्वल टू हमारा क्या हो रहा था, बीसी। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए कि ये कहां से आया था। तो एडी इज इक्वल टू बीसी हो रहा था। अब यहाँ पे ए क्या है, 3 है, और डी क्या है, फोर्थ टर्म है। दैट मीन्स के 3x इज इक्वल टू बीसी। बी यहाँ पे क्या है, 4 है, एंड सी क्या है, 6 है, यानी 6 4 जा 24। तो x का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 8 आ गया। दैट मीन्स के जो हमारा जो यहाँ पे मिसिंग हो रहा था, जो हमारा यहाँ पे मिस हो गया था, वो अब हम लोगों को मिल गया है, और उसका वैल्यू क्या है, 8 है। क्लियर है? तो x का वैल्यू यहाँ पे फोर्थ टर्म का वैल्यू क्या है, x है। ये हमारा हो गया एक क्वेश्चन। ओके, अब हम लोग एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं, और वो भी क्या है, जो पिछले क्वेश्चन था उसी की तरह है। इसमें क्या है कि 8 दिया हुआ है एंड 12 दिया हुआ है, एंड इसमें बोला है कि भाई जो मेरा थर्ड वाला भाई था वो भुला गया, अब मेरा थर्ड वाले भाई को खोज के लाओ, वो आखिरकार है कहाँ। तो थर्ड वाले को निकालने का इसमें सिंपल तरीका क्या है कि ये क्या है हमारा, सबसे पहले तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, और इसका थर्ड वाला हम लोगों को प्रोपोर्शन चाहिए। तो थर्ड वाले प्रोपोर्शन को सबसे पहले कोई नाम देना पड़ेगा। नाम हम लोग फिर से वापस से इसका एक्स रख देते हैं। आप ए बी सी डी पूरा का पूरा अल्फाबेट में कोई भी अल्फाबेट यहाँ पे नाम उसका आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्स रख रहा हूँ। ओके, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जब अगर हम लोगों का 3 टर्म जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में था, उसमें हम लोगों को एक फॉर्मूला मिला था, जो का बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी था। अब आप ये मत पूछिएगा सर कि ये कैसे आया, क्योंकि पिछले मतलब थोड़ा देर पहले ही मैंने आपको ये बता दिया था कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी जो है वो कैसे आया। ओके, तो सिंपली यहाँ पे बी कौन सा टर्म है, 12 है, एंड ए कौन सा टर्म है, 8 है। हम लोगों को खोजना कौन सा टर्म है, सी को खोजना है कि सी आखिरकार गया कहाँ। तो सिंपली बी के जगह पे 12 है, तो 12 को स्क्वायर कर दे रहे हैं। ए के जगह पे 8 है तो 8 लिख दे रहे हैं, और सी के जगह पे x है तो x लिख दे रहे हैं। इसी तरह से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 का मतलब हो गया हमारा 144, और 8 हमारा नीचे आ गया। जब हम लोग इस दोनों को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 18। तो x का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 18, मतलब जो हमारा थर्ड वाला जो इसका भाई जो एक भुला रहा था, वो हम लोगों को अब मिल गया। जो मिसिंग था वो हम लोगों को मिल गया, और वो क्या है, 18 है। ओके, अब हम लोगों को जो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है वो ये है कि a इज टू 27/64 इज इक्वल टू 3/4 इज टू ए। क्लियर है? ये हम लोगों को दिया हुआ है, लेकिन ये जो ए टर्म है, उस टर्म को हम लोगों को पता लगाना है कि आखिरकार ये ए का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा। क्लियर है? अब ये वैल्यू क्या होगा वो हम लोग समझते हैं कि किस तरह से इसको निकालेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि ए डी, दैट मीन्स के ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सट्रीम एंड का जो टर्म है उसका मल्टीपल, और जो मिडिल का जो दो टर्म है उसका मल्टीपल। यानी अगर इसको हम लोग इमेजिन करें कि ए बी सी डी है और ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो इन दोनों का मल्टीपल इन दोनों के मल्टीपल यानी इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। दैट मीन्स के ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्लियर है यहाँ पे? अब हम लोग सिंपली क्या करते हैं, जो जो यहाँ पे वैल्यू है उसको पुट कर लेते हैं। तो अगर ए डी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 27/64 इंटू 3/4। क्लियर है यहाँ तक? अब जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके जो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा आएगा ऊपर में 81, और नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में हमारा आ जाएगा 256। क्लियर है यहाँ तक? अब जब इसको ए स्क्वायर को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो ए इज इक्वल टू क्या आएगा, √81 डिवाइडेड बाई √256। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 9 जा 81, एंड यहाँ पे 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 आएगा। तो a का वैल्यू हमारा क्या हो गया, a का वैल्यू हो गया 9/16। तो जो हमारा कंप्लीट यहाँ पे जो रेशियो लिखाएगा, वो क्या लिखाएगा, 9/16 इज टू 27/64 इज इक्वल टू 3/4 इज टू 9/16। क्लियर है? तो यहाँ पे जो हम लोगों का ए मिसिंग था उसको हम लोगों ने ढूंढ लिया। ओके, अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। ये दिया हुआ है और हम लोगों को बोल रहा है कि भाई आप बस इतना बता दो कि a इज टू b इज टू c का वैल्यू क्या आएगा, बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको
पता है कि इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो आप वीडियो को पॉज कर लें और पॉज करके आप इसको कॉपी में सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिख दें। ओके, कर लिया आपने सॉल्व। ओके, अब देखते हैं कि आपका जो आंसर आया है वो करेक्ट आया है या फिर करेक्ट नहीं आया है। तो इसके लिए हम लोगों को सिंपली क्या करना होगा, इन दोनों टर्म के साथ पहले खेलना होगा और फिर इसे इन दोनों टर्म के साथ खेलना होगा। अब इन दोनों टर्म के साथ खेलने का क्या मतलब हुआ कि 2a = 3b है। क्लियर है। अब जब a को इधर ही रहने देते हैं और b को इधर बुला लेते हैं तो उधर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। कोई डाउट है यहाँ पे? कोई डाउट नहीं है। चलिए बहुत अच्छा। अब यहाँ पे इन दोनों के साथ खेलते हैं, दैट मीन्स के 3b = 4c है हमारा। b को जब यहाँ पे नीचे c लेकर आए और 4 के नीचे हम लोग 3 लेकर चले आए। अब हम लोगों को a/b निकल गया एंड b/c निकल गया। लेकिन भैया यहाँ पे तो एक प्रॉब्लम हो रहा है, और वो प्रॉब्लम हम लोगों का क्या है कि इस वाले केस में b का वैल्यू 2 आ गया है और इस वाले केस में b का वैल्यू 4 आ गया है। लेकिन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बनाने के लिए, मतलब a/b/c बनाने के लिए हम लोगों को b का वैल्यू तो भाई सेम चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सिंपली हम लोगों को इन दोनों का जो यहाँ पे b है और जो यहाँ पे b है उन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकाल के कितना आएगा, यहाँ पे 2 से जब करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एलसीएम हमारा 2 2 जा 4। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया 4। क्लियर है। अब सिंपली हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिंपली हम लोगों को इसको जो है इसको 4 में 4 बनाना पड़ेगा, इसको भी 4 बनाना पड़ेगा, इसको भी 4 बनाना पड़ेगा। लेकिन ये जो है ऑलरेडी 4 बना हुआ है, तो इसमें हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, कोई छेड़खानी इसमें नहीं करना है, हम लोगों को सिर्फ इसमें काम करना है। तो a/b = अब यहाँ पे इसको जब हम लोगों को 4 बनाना है तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, 2 से इंटू करना पड़ेगा, 2 से इंटू करने पड़ेगा। अब देखिए बात ऐसा है कि यहाँ पे हम इंटू तो कर नहीं सकते हैं डायरेक्ट, अगर इसको सिर्फ इंटू करेंगे तो ये नाखुश हो जाएगा, ठीक है, ये रूठ जाएगा। तो इसको मनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको भी इंटू करना पड़ेगा। तो क्या फर्क पड़ा अब इसमें, कुछ नहीं, ये 2 कट जाएगा तो वापिस से 3/2 आ जाएगा। क्लियर है। तो कोई फर्क पड़ा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके, तो इसको क्या करें, ऊपर में 2 से इंटू, नीचे भी 2 से इंटू कर दिए। अब जो हमारा a/b का वैल्यू आया वो क्या आया, 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4। वाह, अब b का वैल्यू यहाँ भी 4 और b का वैल्यू यहाँ भी 4, मतलब दोनों में v का वैल्यू 4 आ गया। अब जो है हम लोगों का कुछ काम यहाँ पे बन रहा है। तो a/b/c = क्या हो गया, a का वैल्यू यहाँ पे 6 है, b का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है और b का वैल्यू यहाँ पे भी 4 है, तो b = 4 और c का वैल्यू यहाँ क्या है, 3। तो हम लोगों का a/b/c क्या निकला, 6/4/3। उम्मीद है आप लोगों को सम जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को 1-2 बार रिवाइंड करके देखिए, आपको सम बहुत अच्छी तरीके से क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि x-2 है एंड एक टर्म है x-3, ये दो टर्म दिया हुआ है और उसका जो मीन प्रोपोर्शन है इन दोनों का जो मीन प्रोपोर्शन है वो क्या है, x है। क्लियर है। तो अब बोला है कि x का वैल्यू आप बताइए कि x का वैल्यू क्या होगा। क्लियर है। क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है पर डिफिकल्ट है नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों को मीन प्रोपोर्शन है, इसका मतलब क्या हुआ, x-2 डिवाइडेड बाई x = x/x-3 होगा। क्लियर है यहाँ तक। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों को सिंपली क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। x² = x-2 इंटू x-3। ओके, अब यहाँ पे x² = जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x² हो जाएगा, -3x हो जाएगा। क्लियर है। -2x हो गया और यहाँ पे +6 हो गया। अब x और x यहाँ पे क्या हो गया, डिडक्ट हो गया। दैट मीन्स कि अगर इसको हम लोग इधर लेकर आए तो क्या होगा, 3x + 2x = यहाँ पे 6 रह गया। और अगर हम लोग x = निकालें तो क्या आएगा, 6/5 आएगा। क्लियर है। यहाँ पे x = हमारा कितना आया, x = 6/5 आया। किस तरह से आया, ये 3 और 2 कितना हो गया, 5x। अब x को यहीं पे रह के 5 को नीचे भेज दिए तो क्या हो गया हमारा, 6/5। ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि मीन प्रोपोर्शन हम लोगों का किस तरह से निकला, x का वैल्यू हम लोगों का यहाँ पे निकल गया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या पूछ रहा है कि a/2 = क्या है, ये 2 है, a/2 = b/3 = c/4 है = 2a - 3b + 4c डिवाइडेड बाई क्या है, p है। अब यहाँ पे भाई साहब ने पूछा है कि बताओ इस p का वैल्यू क्या होगा, p = व्हाट। ठीक है, p का वैल्यू क्या होगा वो हम लोगों से पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन तो देखने में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए इस वाले जो टर्म है, इस वाला जो ये वाला जो दिया हुआ है हम लोगों को टर्म 4th वाला, उसको अच्छे से हम लोगों को देखना पड़ेगा कि आखिरकार इसमें क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि a के साथ जो है वो 2 लगा हुआ है, 2 यहाँ पे जुड़ा हुआ है, a जो है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो a है
वो बेचारा अकेला बैठा हुआ है। क्लियर है? तो अब इसको हम लोगों को क्या करना होगा, 2 के साथ इसको भी अटैच करना पड़ेगा। 2 के साथ इसको अटैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको तो सिर्फ हम 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको अगर करेंगे तो फिर ये नीचे वाला नाराज हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग एक काम करते हैं, नीचे वाले को भी इंटू कर देते हैं। क्लियर है? ओके, इज इक्वल टू बी यहाँ पे किसके साथ अटैच है, 3 के साथ अटैच है, लेकिन यहाँ बी जो है वो सिर्फ अकेला बैठा हुआ है, तो सिंपली इसको भी अटैच कर देते हैं और नीचे वाला रूट है ना, इसलिए नीचे वाला को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर है यहां तक? ओके, अब हम लोगों को क्या करना है, सी देखना है। सी 4 के साथ अटैच है, तो 4 के साथ इसको अटैच करते हैं और नीचे भी 4 के साथ अटैच कर देते हैं। अब जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, 2a डिवाइडेड बाई 2 2 4 इज इक्वल टू 3b डिवाइडेड बाई 3 3 9 इज इक्वल टू 4c डिवाइडेड बाई 4 4 16। क्लियर है यहां तक? अब हम लोगों को ये देखना है यहाँ पे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, 2a माइनस 3b हो रहा है। सिंपली हम लोग वही कर रहे हैं, यहाँ पे भी 2a माइनस 3b कर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस 4c हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस 4c कर दे रहे हैं। अब आप बोलिएगा कि ये इसको आप कैसे कर सकते हैं प्लस माइनस, तो देखिए भैया आप लोगों ने क्लास 8 या क्लास 7 में पढ़ा होगा कि अगर a बाई बी, ठीक है, a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू कुछ भी अगर दिया रहा, a बाई जेड कुछ भी दिया रहा, तो आप लोगों का जो वैल्यू आएगा a प्लस बी प्लस ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी प्लस जेड, वो किसके बराबर होगा, वो इसके बराबर होगा, वो इसके बराबर होगा और वो इसके बराबर होगा। क्लियर है? इसका मतलब कि अगर हम लोग इसको ऐसे कर दें तो इस टर्म के बराबर ये हो जाएगा। इस टर्म के बराबर होने का मतलब कि ये जो भी आंसर आएगा वो इसके बराबर भी होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने जब ऊपर से ऊपर को माइनस किया तो नीचे से नीचे को भी माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसको और इसको प्लस किया तो नीचे में भी इसको और इसको प्लस करना पड़ेगा, कर दिए प्लस। ओके, अब जब यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a माइनस 3b प्लस 4c डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 4 माइनस सॉरी सबसे पहले जो हम लोग प्लस कर लेते हैं तो 16 और 4 हमारा कितना आता है, 16 और 4 प्लस करने से 20 आ गया। 20 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा, 11 आ गया। तो ये हमारा आ गया 20 माइनस 9 11। अब ये किसके बराबर होगा, ये जो है इसके बराबर भी होगा, इसके बराबर भी, इसके बराबर भी और इसके बराबर भी। तो भैया देखिए इसके बराबर करके हमको कोई फायदा होने वाला नहीं है, इसके बराबर करके भी कोई फायदा नहीं, इसके बराबर करके भी कोई फायदा नहीं है, हमें तो बस इससे लेना देना है। तो इसके बराबर कर दे रहे हैं, क्या हो गया, 2a माइनस 3b प्लस 4c डिवाइडेड बाई p। अब देखिए ऊपर का सब टर्म इसके बराबर हो गया और नीचे का p जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, नीचे का p जो है वो 11 के बराबर हो जाएगा। तो घुमा फिरा के हम लोगों को जो है इतना मेहनत करके क्या मिल गया, इतना मेहनत करके हम लोगों को जो आंसर चाहिए था वो मिल गया, जो कि है p इज इक्वल टू 11। क्लियर है? यहाँ पे किस तरह से निकला मैं फिर से बता देता हूं कि अगर मान लीजिए आप लोगों को 3 कोई भी दिया हुआ रहा और इन दोनों के साथ आप कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, दैट मींस कि अगर इन दोनों को प्लस कर रहे हैं और नीचे वाले दोनों को भी प्लस कर रहे हैं, तो जो भी हमारा वैल्यू आएगा वो इस वाले के बराबर में होगा और इस वाले के भी बराबर होगा। इसी तरह से अगर इन दोनों के साथ कर रहे हैं कि ऊपर वाले को प्लस, तो हम लोगों को नीचे वाले को भी प्लस करना होगा और जो वैल्यू आएगा वो इसके बराबर होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, उसको अच्छी तरीके से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए हम लोगों को दिया हुआ है कि 2/3 इज इक्वल टू क्या होता है, 4/6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/12 होगा ना भाई, क्योंकि जब इसको यहां से काटेंगे तो ये 2 2 4 और 3 2 6, तो ये 2/3, ये भी 2/3 आएगा। तो दिस इज इक्वल टू दिस है। तो अभी जो मैं आपको समझा रहा था वो ये समझा रहा था कि अगर इन दोनों के साथ कोई ऑपरेशन किए, जैसे कि 2 + 4 डिवाइडेड बाई 3 + 6, ठीक है, ऊपर वाले से ऊपर वाले को प्लस किए तो हम लोगों को नीचे वाले को भी नीचे वाले से प्लस करना होगा। मतलब अगर फॉर्मली देखें तो क्या हो गया, न्यूमरेटर को प्लस कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर को भी आपस में प्लस करना होगा। जब इसको प्लस किए तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 2 ऊपर में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और नीचे में क्या है 3 6 और 3 कितना होगा 9। अब जब इन दोनों को जब काटेंगे तो क्या आएगा हमारा, 2 3 6 और 3 3 9, 2:3 आया। दैट मींस कि ये इसके बराबर इसके बराबर इसके बराबर आ गया। तो वही मैं बता रहा था कि अगर ऊपर वाले को प्लस करते हैं तो नीचे वाले को भी प्लस करना होगा और उसका जो भी आंसर आएगा वो इस रेशियो के बराबर होगा। इसी तरह से अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए, कि अगर माइनस करते हैं, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ऊपर वाले को माइनस किया तो नीचे वाले को भी माइनस करना पड़ेगा। अब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -2 डिवाइडेड बाई -3, माइनस माइनस यहाँ पे कट जाएगा ना, माइनस माइनस कटा तो हमारा क्या रेशियो आया, 2/3। अब 2:3 किसके किसके बराबर है, इसके बराबर इसके बराबर इसके बराबर, क्योंकि जब इसको करेंगे तो कितना 2 4 8, 3 4 12, तो कितना है 2:3। मतलब अगर कुछ भी ऑपरेशन इसके साथ करेंगे, ऊपर वाले से ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले से नीचे वाले के साथ, तो हमारा जो भी वैल्यू आएगा वो
सबके बराबर होगा। उम्मीद है आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपके बुक में जो भी क्वेश्चन है आप उसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। मैं पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो फिर आपका जो अपना कॉन्सेप्ट है वो यूज नहीं हो पाएगा। आप सिंपली जो है क्वेश्चन को देखिएगा और उतार लीजिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये सब समझ के खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर आपका क्वेश्चन फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो मैंने जो नंबर दिया है आप उस नंबर पे वो वाले क्वेश्चन को एक बार और ये सुन लीजिए कि अगर आपसे वो क्वेश्चन 3 बार अगर सॉल्व नहीं हुआ है, 3 बार प्रैक्टिस करने के बाद, तब आप वो क्वेश्चन का पिक्स क्लिक करके आप उस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके उसका सॉल्यूशन आपको सेंड कर दूं। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।